अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूँ रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। कल अदालत उज़्मा की जानिब से एक अहम और एक तारीख साज फैसला सामने आया है, जिसमें जो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में की गई थी कौमी असम्बली के इजलास में, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने जो रोलिंग दी और इन तमाम चीज़ों को कल अदम करार दे दिया गया है। सदर ममलिकत ने इस दौरान निगरान हुकूमत के लिए जो इक़दाम उठाए थे उन इक़दामात को भी अदालत उज़्मा ने कल अदम करार दे दिया है। इस फैसले के अहम नुकात हम आपके सामने रखते हैं कि चीफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया उसके मुताबिक अदालत उज़्मा का ये कहना था कि हमारा फैसला मुतफ़िक़ा राय से ये है कि तफसीली फैसला उन्होंने कहा कि बाद में हम जारी करेंगे। रोलिंग 3 अप्रैल को दी गई। जिन लोगों ने रिक्वेजिशन दी थी उन्हें नोटिस दिए। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग आइन के मुनाफिक है। तरीके अदम एतमाद ज़ेरे इल्तवा रहेगी, यह अहम नुकता है। इसके साथ साथ असम्बलियाँ तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली पुरानी अपोजिशन पर बहाल होगी, विफाकी कबीना ओहदों पर बहाल होगी। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करना भी गैर आइनी करार दे दिया गया है। ये अहम फैसला है और इसके अहम नुकात हैं। जो 5 रुकनी जो लार्ज बेंच बना था इस तमाम तर अस्को नोटिस केस को जो देख रहा था, तमाम जजेस का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि इस दौरान जो डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग दी गई थी उसको गैर आइनी करार दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद जो है वो ज़ेर इल्तवा ही रहेगी और इसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी मुलतवी करना ये भी मुनासिब नहीं होगा, इसको भी गैर आइनी करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया है कि 9 अप्रैल को दिन 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। कौमी असम्बली इजलास में अरकान अदम एतमाद पर वोट कास्ट कर सकेंगे। आर्टिकल 63 के निफाज पर अदालती फैसला असरअंदाज नहीं होगा। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। अदम एतमाद कामयाब हो तो नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए। हुकूमत किसी भी तरह अरकान असम्बली को वोट डालने से मत रोके। वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस नहीं कर सकते हैं। ये अहम फैसला है और इन्हीं तमाम अमूर के ऊपर हमने देखा कि अपोजिशन जमातों के जो वकला थे उनकी जानिब से ही दलाल दिए गए थे। उनका बार बार ये मौक़िफ़ था कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो गैर आइनी है, उसके पास ये इस्तेकाक मौजूद नहीं था, आइन उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता था। इसी को अदालत उज़्मा देख रही थी कि आया जो रूलिंग दी गई है और जिस आर्टिकल 5 की बात बार बार की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि इसी आर्टिकल की रूह से पूरी अपोजिशन को गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा था और ये अपोजिशन की जानिब से बार बार कहा जा रहा था अगर ऐसी चीज़ें, ऐसी मिसाल, ऐसे एग्जाम्पल सेट कर दी गई तो ये आइंदा मुस्तकबिल के लिए बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी। किसी भी वज़ीर आज़म को इस तरह से नहीं हटाया जा सकेगा जिसकी भी हुकूमत होगी, यानी कि एक पावर पॉलिटिक्स की बुनियाद पड़ जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि आईन पाकिस्तान को तोड़ा गया है। इस चीज़ के ऊपर अदालत उज़्मा देखे और एक ऐसा फ़ैसला जारी करे जो मुस्तकबिल में ऐसी जो प्रैक्टिस है वो ना की जाए। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम इसी अमूर के हवाले से बात करेंगे और इसी के साथ लिंक करेंगे जो पंजाब की जो सूरत हाल है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अपोजिशन बड़ी खुशियाँ भी मना रही है, अपोजिशन के साथ साथ वकला बरादरी भी बड़ी खुशी मना रही है और तमाम ऐसे वो तमाम अफराद जो आईन पाकिस्तान को बड़ी ख़ास अहमियत भी देते हैं, जो देनी भी चाहिए, वो ये समझते हैं कि आज आईन पाकिस्तान की जीत हुई है। इन तमाम अमूर के ऊपर हम बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब। इसके साथ साथ हमें टेलीफोनिक लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम साहब ने और इसके साथ साथ हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर होंगे हमारे नुमाइंदे ओन शराजी। हम तीनों को खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले नवाज़ रज़ा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अदालत उज़्मा की जानिब से बड़ा अहम फैसला जारी किया गया है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये इस फैसला ये मेरा ख्याल ये है कि सियासी हल्कों के लिए गैर मुतवक्किल फैसला था। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कल तो सारा दिन ये कह रहे थे कि जी ये डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है तो ये तो कालअदम हो जाएगी, लेकिन शायद इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है और जिस तेजी से इमरान खान साहब लोगों निगरान हुकूमत की क़याम के लिए सरगर्दा थे, शायद ये अमल शुरू हो गया तो इसी वजह से शायद ये बहाल ना हो। लेकिन मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अगर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को नल एंड वाइड करार दे दिया गया और गैर आइनी इकदाम करार दिया गया तो यकीनन जो उसकी आड़ लेकर जो इकदाम किए गए वो सारे गैर आइनी हो जाए। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में दूसरी बार मेरा ख्याल हुआ है। ये पहले तो कहते हैं कि 85 की असम्बली बहाल कर दी गई थी, लेकिन कहा गया था कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है। लेकिन आपको याद होगा
कि 90 के अशरे में जब मियां नवाज शरीफ की असम्बली को आइन के आर्टिकल 58(2)B के तहत डिसॉल्व किया गया था, तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया था। अब ये हुकूमत तो बहाल हुई है, ये सिस्कियां ले रही है हुकूमत, और इसकी जिंदगी जो है हुकूमत की ज्यादा से ज्यादा अगले रोज 9:30 बजे तक है, और ये तहरीक में आने वाली है और उसको टेकअप किया जाएगा। और जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक में मंजूर हो जाएगी तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी और फिर नई हुकूमत कायम होगी। एक बात इस बात का भी बयान हो सकता है कि आज अगर वजीर आजम इमरान खान अपनी वजीर आजम की हैसियत से आखिरी खिताब फिर एक बार करेंगे, मुमकिन है कि वो खुद इस्तीफा दे दें। मुमकिन ये भी हो सकता है कि वो अपने तमाम अरकान को कहें कि उनका कौमी असम्बली से मुस्ताफिद होते हैं, वो माजराई की एक सियासत करें। लेकिन ये सारी बातें होने के बावजूद पाकिस्तान में आइन की सुपरमेसी हुई है, कानून की सुपरमेसी हुई है, और उन तमाम कुव्वतों की हौसला शिकनी हुई है जो आइन के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। पाकिस्तान में एक मजाक बनाया गया कि आइन के आर्टिकल 50, आइन के आर्टिकल 5 का सहारा लेकर आइन के आर्टिकल 95 के तहत कार्रवाई को रोका गया। ये एक अजीब तमाशा लगाया गया। पहले तो इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं दुआएं मांग रहा हूं कि मेरे खिलाफ आप तहरीक में इत्मीनान लगाएं। आप इस तरह की एक फजूल बातें क्यों करते रहे हैं? जब आपकी दुआ कबूल हो गई तो फिर आपने राय फरार इख्तियार करना शुरू कर दिया। फिर आपने कहा कि मैं अब इनको ऐसा इनके साथ खेल खेलूंगा कि सारी उम्र ये याद रखेंगे। वो भी आपको नाकामी हुई। आप तो पिच पर लेट गए, फिर आप विकटें उखाड़ कर भाग गए। ये पाकिस्तान की सियासत में पहली बार हुआ कि एक सियासतदान जो अपने आप को फरौनियत के और फस्तायत के अज़ाइम रखता था, वो अपोजिशन को लताड़ रहा था, और बिलाखिर जब उसकी शिकस्त का वक्त आया तो वो भाग गया। सही जी ठीक है फैसल साहब, इसी नुक्ते के ऊपर अदालत उज़्मा की जानिब से जिस तरह से जो फैसला आया है गैर मुतवक्को है आपके लिए भी, और जिस तरह के नवाज रज़ा साहब ने कहा कि सियासी जमातों के लिए भी गैर मुतवक्को है, आप भी समझते हैं कि गैर मुतवक्को है, या फिर आप समझते थे कि अदालत उज़्मा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी क्योंकि वही आइन की कस्टोडियन होती है, तो ऐसा फैसला ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? जी बिल्कुल, जो 5 दिन की समाअत हुई है उसमें मजमूई तौर पर अगर जजेस के रिमार्क्स को देखा जाए और सारी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो उससे यही जाहिर होता था कि जो फैसला आएगा वो आइन और कानून के मुताबिक आएगा, और जजेस की तरफ से भी बड़े वाज़े तौर पर यह कहा गया कि वो आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। तो ये एक ऐसा निगरान है, और वो जो आइन के साथ खिलवाड़ होता था माजी में उसकी राह बंद कर दी गई है। अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं अवाम की तरफ से मुंतखब किए गए उन्होंने करना है, और जो 3 अप्रैल को दाग बिल डालने की कोशिश की गई थी आइन से खिलवाड़ की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल बंद कर दिया, उसे गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर एक दफा फिर जो है वो अवामी नुमाइंदों को मौका दिया है कि वो अपने जो तरीके अदम एतमाद है उस पर भी अमल दरामद करा सकें, और उसके साथ साथ जो है वो नए कायदे-ए-वान का इंतखाब भी कर सकें। जी सही। और आप बताइएगा, आपने सुबह से बिल्कुल रात तक इसको कवर किया है, खुद ग्राउंड में मौजूद रहे हैं, क्या सिचुएशन थी वहां पर, क्या चलता रहा, और फिर इसके साथ साथ अदालत उस्मा के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं बतौर सहाफ़ी? देखिए, अदालत उज़्मा का ये जो फैसला आया है ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान की तारीख में बड़े नुमाया अंदाज में लिखा जाएगा, क्योंकि चंद ही ऐसे फैसले हैं जिन्होंने तारीख का रुख बदला है या तारीख का धारा बदला है। तो इस फैसले को जो है वो तारीख जरूर अपने अंदर समोएगी, और हर अहम मौके पे इस फैसले की नजीर जो है वो सामने आएगी। जहां तक इस हवाले से बात आप कर रहे हैं कि क्या माहौल था या सियासी पार्टी, बिल्कुल नवाज रज़ा साहब ठीक कह रहे हैं कि तीनों जमातें जो बड़ी हैं, अपोजिशन इत्तेहाद की पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग की बात करें या जमीयत उलमा इस्लाम की बात करें, कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस अंदाज में एक क्लीन स्वीप किस्म की जो है वो रूलिंग आएगी या फैसला आएगा, जिसमें एक तरफ तो जो है वो डिप्टी स्पीकर के इक़दामात जो थे, जो रूलिंग थी, उसको कलअदम करार दिया जाएगा, तो दूसरी जानब जो है वो
पूरा प्रोसेस जो है वो करने का कहा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा डेट दी है कि किस दिन को अगला प्रोसेस होगा, यानी किस दिन को जो है वो अपने एतमाद पे वोटिंग होगी और कितने बजे से पहले पहले होगी, इजलास बुलाना पड़ेगा। तो ये वो चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इस वक्त की कोई गुंजाइश नहीं रही है, वाज़े नजर आ रहा है कि वजीर आजम इमरान खान, इससे पहले यह भी कहा गया कि किसी किस्म का कोई गैर आईनी और कोई ऐसा इकदाम भी सदर मुमलिकत या वजीर आजम पाकिस्तान नहीं उठा सकते। तो ये अब बड़ा वाजे हो गया है, अब नविश्ते दीवार है कि इमरान खान साहब जो मतलब गैर आईनी तरीके से वाजे तौर पे एक रूलिंग के जरिए अदम एतमाद से बचने की कोशिश कर रहे थे, या जिसको वो सरप्राइज करार दे रहे थे। एक सरप्राइज का यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से आया। और इसी नुक्ते को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी बात को कंप्लीट भी कीजिएगा, साथ में ये भी बताइएगा कल कुछ वज़रा ये भी कहते हुए नजर आए, चूंकि वो दोबारा अपनी हैसियत में बहाल हो चुके हैं 3 अप्रैल वाली, तो कहते हैं अभी भी सरप्राइज़ आएंगे। आप समझते हैं कि सरप्राइज़, चूंकि वज़ीर-ए-आज़म पहले भी इसी चीज़ को सरप्राइज़ कहते रहे, जो उन्होंने, हम तो गैर रवायती ही कह सकते हैं कि जो गैर रवायती इक़दाम उन्होंने किया उसी को उन्होंने सरप्राइज़ का नाम भी दिया, अब भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है या सिर्फ इस्तीफ़े ही हैं और इससे ज़्यादा अब कुछ और नहीं है जो वो करेंगे? देखिए, इससे पहले भी इस हुकूमत ने माकूल फैसलों की बजाय मकबूल फैसले किए हैं। इनके जो बादियो नजर में जो नजर आ रहा है कि इनका जो फोकस है वो अगले इलेक्शन पे है। ये अपने वोटर्स को जो है अपनी तरफ लुभाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है 4.25 साल में कोई कारकर्दगी तो दिखा नहीं सकी, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सामने नहीं आए, किसी किस्म की हमने देखा कि उस अंदाज में कारकर्दगी सामने नहीं आई जो दावे किए गए थे। तो ना वो 1 करोड़ नौकरियां मिली, ना 50 लाख घर मिले, ना मेरिट का निजाम आया। तो तहरीक-ए-इंसाफ अपने वोटर्स को लुभाने के लिए कुछ इस किस्म के एक्शन हुकूमत ने किए ताकि वोटर उनकी जानब दोबारा मुतवज्जे हो। तो अब भी कोई शक नहीं, 11 बजे काबीना के इजलास है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इंटरनल मीटिंग है, उसमें ये फैसले किए जाएं कि कुछ इस तरह के इकदाम उठाए जाए कि जो सुबकी हुई है गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस सुबकी से किसी तरह बचा जाए और अपने वोटर को कोई जो फेस सेविंग है वो दी जाए। सही। अच्छा फैसल, आप बताइएगा, आप भी समझते हैं कि रिज़ाइन के अलावा अभी फ़िलहाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास कोई और ऐसा सरप्राइज़ रह नहीं गया है? यही है जो अपोजिशन भी बार बार एक्सपर्ट भी कर रही है कि हो सकता है कि वो रिज़ाइन भी कर दें, या आपको समझता है कि आखिरी बाल तक खेलेंगे और तहरीक अदम एतमाद को फेस करेंगे? देखिए, अभी की जो सूरत हाल है, जो हमारी PTI के गिराए से बात हुई है, उसके वाज़े तौर पर लगता है कि उनकी पहली ऑप्शन होगी कि असेंबलियों से रिजाइन किया जाए और रिजाइन करके ऐसी सूरत हाल बज़ाहिर पैदा की जाए जो यूं लगे कि एक दफा फिर जो है वो बुरान पैदा हो गया है। लेकिन इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो आज जो पार्लिमानी कमेटी होनी है PTI की, शायद उसमें हो सके। इसके साथ साथ अगर मजमूई सूरत हाल का जायजा लें तो अभी PTI के पास जो MNAs है मुनहरिफ, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जिसमें 22 है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो जरा ये भी कहते हैं कि PTI के कुछ मजीद MNAs इस हक में नहीं है कि असेंबलियों से बाहर निकला जाए, रिजाइन किया जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि अपोजिशन में बैठकर जो है वो नहीं आने वाली हुकूमत को अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो टफ टाइम दिया जाए। तो अब देखना ही है कि हुकूमत या PTI जो है अभी जो बरसरे इक़्तिदार है वो कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करती है। अगर वो इस्तीफों की तरफ जाते हैं तो शायद मजीद उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े, और अगर दूसरी सूरत में वो अदम एतमाद का सामना करते हैं तो वो भी बज़ाहिर उनके हक में नजर नहीं आता। सही। अच्छा नवाज रज़ा साहब, आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं कि बार बार ये बातें की जा रही हैं कि अब भी हम सरप्राइज़ देने वाली पोजीशन में मौजूद हैं? रिज़ाइन के अलावा आपको ऐसा क्या लगता है कि हुकूमत के पास या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास ऐसा फिर से कोई एक कार्ड है जो दोबारा से मुल्क को ऐसी सूरत हाल में धकेल सकता है? देखिए, ये जो डिटाई की बातें हैं ना कि हम जब हम अदम एतमाद में हम हार जाएंगे उससे पहले क्या कहा जाएगा हम इस्तीफे दे देंगे, उनको ये मालूम होना चाहिए इमरान खान साहब को, इस्तीफे देने की बात अगर उन्होंने की तो ये सियासत में उनका बाप बंद होने की भी तरफ जा सकता है। ये माजी में 85 में जब कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हो रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने उसका बाइकाट किया था और फिर उसके बाद काफी उनको नुकसान उठाना पड़ा और कई साल तक और कई इंतखाबात तक वो बहुत पीछे चली गई। इमरान खान साहब अगर असम्बलियों से इस्तीफा देंगे तो ये अब की बार तो इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे और ये जो इस्तीफे होंगे
इनकी जगह नए इंतखाबात भी करा देगी जो उस वक्त की हुकूमत होगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब खुद इस्तीफा दे देते हैं और बाकी उनकी जमात अपोजिशन में रहती है और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर रोल अदा करते हैं, तो फिर जब तक ये हुकूमत कायम रहती है उस वक्त तक वो रोल अदा कर सकते हैं। अब कम बैक वाली जो बात है ना, आप देखें सब कम बैक वाली बात नहीं है। अब ये सियासत में एक बार आदमी जब पहाड़ से नीचे लुढ़कता है तो फिर वहीं जाकर के रुकता है जहां पर उसकी या तो मौत वाक़ई हो जाती है सियासी, या फिर ये है कि बिल्कुल वो खत्म हो जाता है, अधमूआ हो जाता है। इमरान खान साहब ने जो कारनामा सर अंजाम दिया 3 अप्रैल को, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी है। अभी एक सजा रहती है जिसके बाद भी कोई जिक्र नहीं कर रहा। आइन की खिलाफवर्जी की एक सजा रहती है। अगर आने वाली हुकूमत ने संजीदगी के साथ काम लिया तो फिर वो जिन लोगों ने आइन की खिलाफवर्जी की है वो सारे के सारे आइन की आर्टिकल 6 की जद में आएंगे। ये कहा जाता है कि किसको सजा हुई, सजा हो या ना हो, लेकिन हथकड़ियां तो लग जाएंगी। एक बार जेल जाना पड़ेगा, फिर कई साल तक उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। जिस तरह के इमरान खान साहब ने 4.25 साल एक ही काम किया बस, कि 4.25 साल तक अपने सियासी मुखालफिन को अदालतों में घसीटते रहे, उनको जेलों में भेजते रहे, उनको जेलों में बंद करके उनके बाथरूम में कैमरे लगवाते रहे। इस तरह के और बदतरीन इक़दाम क्या हो सकते हैं? अगर आपने ये काम किए थे तो आप तैयार रहे, ज़हनी तौर पर आप जेल में जाने के लिए भी तैयार रहे। आपको पता लगेगा जेल होती क्या है। जिन लोगों ने जेल काटी है उनको तो मालूम है। आप ताने देते थे मियां नवाज शरीफ को, जनाब को जेल नहीं काट सकते थे, उन्होंने 3-4 जेलें काटी हैं, 3-4 बार जेल गए हैं, लेकिन आपने पहली बार भी अभी तक जेल नहीं गए। जेल काटना सियासतदानों का एक जेवर होता है, लेकिन आपने जो इक़दाम किए हैं ये भी जेवर काबिल तारीफ तो नहीं है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने मजम्मत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये मुतफिका फैसला इस बात की दलील है कि उनका जो इक़दाम है किसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं है किसी का पाया जाता। ये फारूक एस नाइक ये कह रहे थे कि हमें सिर्फ एक रिलीफ मिले कि डिप्टी स्पीकर का रूलिंग को कालअदम करार दे दिया जाए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग को कालअदम करार दिया तो फिर उन्होंने सारे प्रोसेस को कालअदम करार दिया, और उसके नतीजे में अब जो मुल्क में नई तब्दीली आएगी उसकी राह में अब ये कोई रुकावट नहीं डाल सकते। बेशक असम्बलियों से इस्तीफे दे जाए, आईनी और कानूनी हुकूमत कायम होगी, ज़िमनी इंतखाबात हो जाएंगे, ये बाइकाट करेंगे। आपको लगता है कि आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो अपने तीन तहक़ीक़ात करेगी इन तमाम इल्ज़ामात की जो इमरान खान साहब ने अपोजिशन के ऊपर लगाए हैं, और उसी के तहत वो फिर से एक जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, जेलों में डाला जाएगा? आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल बनेगी और इस नुक्ते के ऊपर तहक़ीक़ात होंगी? देखिए, अगर ये तो ये डिपेंड करता है इमरान खान के तर्ज़-ए-अमल पर। अगर इमरान खान साहब अगर एक बाकायदा तौर पर एक अपोजिशन लीडर के तौर पर कौमी असम्बली में किरदार अदा करते हैं और अगर फिर वो 2014 की तरह का कोई फिर ड्रामा रचाना चाहते हैं तो आपकी बार तो नवाज शरीफ नहीं है, आपकी बार शहबाज शरीफ होगा। शहबाज शरीफ कम अज कम मैं आपको ये बता दूं एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से बहुत सख्त गिर आदमी है, और कभी भी कोई किसी किस्म की ऐसी बात की इजाजत नहीं देगा कि लोग धरना मारने के लिए आ गए पार्लियामेंट के सामने बैठ जाए। आपकी बार उनको इस बात की भी है कि उनके पीछे वो लोग नहीं है जो उनको लाने वाले लोग थे। आप सब लोगों ने उनको खुला छोड़ दिया है, ये अपने करतूतों की सजा भुगतेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क का जमहूरी प्रोसेस जो है उसको डीरेल नहीं होने दिया जाएगा। अब ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक कौम का एहसान है, ये तारीखी फैसला उसे दिया है। उसने एक तो सुप्रीम कोर्ट का वकार बुलंद हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में लोगों की राय बुलंद हुई है, लोग सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीदें रखते थे उनकी पूरी हुई है। आप यकीन जाने कि पाकिस्तान के घर घर में खुशी मनाई गई, लोगों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि पाकिस्तान एक बुरान से निकलकर सीधे रास्ते पर आ गया। इमरान खान साहब जो जिस रास्ते पे मुल्क को ले जाना चाहते थे, उनका तो पंजाबी में वो बात कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन देवांगे। आप तो इस नतीजे में पहुंच गए थे जब आप एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होनी चाहिए, आप खिलाड़ी थे, आप कहते हैं मैं हार गया हूं। माजी में भी कई बार ऐसा हुआ है कि तहरीके अदम एतमाद आई है, मोहम्मद अली बोगरा ने इस्तीफा दे दिया, आई चौधरीगर ने इस्तीफा दे दिया। इस तरह बेनजीर भुट्टो के खिलाफ और शौकत अजीज के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आई, उन्होंने मुकाबला किया। आप मर्दाना वार मुकाबला करें, ये आपके तर्ज अमल से ही तो सारे लोग आपके खिलाफ हुए ना।
ये जो आपके 24-25 अरकान असम्बली है PTI के, वो क्यों अलग हुए हैं? कभी आपने सोचा इस बात पर कि आपके खिलाफ अपनी जमात के अंदर बगावत क्यों हुई है? ये कोई जो बाइडन ने तो नहीं आकर यहाँ बगावत की, यहाँ तो अमेरिका के लोग तो बैठकर बगावत कहते हैं हमारे अरकान उनको मिलते रहे। ये माजी में नहीं बल्कि हमेशा ही जो यहाँ पर सियासी अमूर के उनके शोबे होते हैं सफारत खानों के, वो अपनी मालूमात को अपडेट करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन मिलते रहते हैं। आप उसको साजिश बना दिया आपने, और आपको अगर कोई पैगाम आया था तो वो इस हद तक था कि आप मास्को न जाएं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आप मास्को जाएंगे तो हम आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दे आएंगे। तहरीक अदम एतमाद तो सितंबर 2020 की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें एक ऑप्शन ये भी था, जो 26 निकात थे और 26 निकात में थे एक नुकता ये भी था कि हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। फिर मुस्लिम लीग नून रिलेक्टेड रही कि वो नहीं चाहती थी, इस बात पर PDM टूट भी गई। लेकिन एक वक्त आया, आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को कायल कर लिया और बिलाखिर नवाज शरीफ ने उनकी बात को तस्लीम किया। और दिनों में देखते हुए इमरान खान साहब की जजमेंट का, सियासी जजमेंट का अंदाजा लगाना चाहिए कि उनको मालूम नहीं हुआ कि मेरे खिलाफ इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा हो गया है। वो अगर बर वक्त इकदाम कर, जो बात उन्होंने असम्बली तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद तोड़ी थी, वो PDM की अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद आने से पहले ये कर सकते थे। उस वक्त भी वो अपने आप को सुरगुरू। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और मुझे आप बताइएगा, आप समझते हैं कि अपोजिशन हल्के ये सोच रहे हैं कि हम इस पूरी जो मरासले के ऊपर, जिस तरह इमरान खान साहब ने जो पूरी कैंपेन चलाई है, अवामी जलसों में इसका जिक्र किया है और हमें गद्दार डिक्लेयर किया गया है, किसी न किसी हद तक जो इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग है या सोसाइटी के अंदर जो उनका जो पूरा एक सेगमेंट है, वहाँ पर वो बयानियाँ बनाने में कामयाब रहे हैं। तो इस हवाले से अपोजिशन शायद ये समझ रही है कि हमें अब इसके ऊपर तहक़ीक़ात भी करवानी चाहिए और अवाम के सामने रखना भी चाहिए कि आया इसकी किस हद तक हकीकत है। ऐसा हो सकता है? अजी देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की बात करें तो हमने वादे देखा, कल भी शहबाज शरीफ साहब जब अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने यही बात की कि क्या मैं गद्दार हूँ? अगर ये साबित कर दिया जाए कि मैंने किसी से जो है वो आप जैसे डिक्टेशन ली है या किसी बैरूनी हाथ को मुलव्वस था तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मुझे फांसी दे दीजिएगा। क्योंकि अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन के पास अब एक मजबूत जो कार्ड है वो यही है कि पहले जो इमरान खान साहब कार्ड कह रहे थे, अब हालात की सतमदरीफी देखिए कि वो अपोजिशन के पास भी अपना बयानिया तश्कील देने के लिए वही कार्ड है और अपोजिशन उस कार्ड को जो है वो इस्तेमाल कर भी रही है और मुस्तकबिल में करेगी भी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 5-0 का ये जो फैसला आया है और रूलिंग जो है सेटिस्फाइड की गई है, तो इसका वाज़े मतलब है रूलिंग किस बेस पे की गई थी। रूलिंग इस बेस पे दी गई थी कि बैरूनी हाथ मुलव्वस है, बैरूनी लोगों के हेल्प से और उनके कहने पे जो है ये अदम एतमाद आई है, और जबकि रूलिंग जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दी गई है। तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सादियों नजर में ये कहा है कि बैरूनी हाथ मुलव्वस नहीं था। तो ये वो चीज है जो आगे अपोजिशन को आम इंतखाबात में या इसके बाद जब अपोजिशन इत्तेहाद अपनी हुकूमत बनाएगा, मुमकिन तौर पर जो नजर आ रहा है क्योंकि मेजॉरिटी पास है, कल अदम एतमाद कामयाब होगी, तो उसके बाद अपोजिशन इसी चीज को जो है वो लेके मैदान में जाएगी और इसी को बेचने की कोशिश करेगी। लेकिन दूसरी जानब मैं इस जानब भी इशारा कर दूं, क्योंकि मैं इमरान खान साहब की जमात को जो है पिछले 13-14 साल से कवर कर रहा हूँ, तो कोई मत सोचे, मेरा ख्याल है कि इमरान खान खामोशी से बैठेंगे या वो कोई और मकबूल फैसले नहीं लेंगे। इमरान खान साहब अमूमी तौर पे जो है वो लॉन्ग टर्म में ये नहीं देखते कि इस फैसले के असबाब क्या होंगे, वो जो है वो इब्तदाई फायदा देखते हैं जिसको वो फिर कैश करवाने की कोशिश भी करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोर हर्ट वोट है वो अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के साथ है, आदो कि वो अब श्रिंक हुआ है, वो कम हुआ है, काफी कम हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो जैसे जो है वो पीपल्स पार्टी का कोर वोट है, इसी तरह नून लीग का है, तो वो इमरान खान के इन इक़दामात को भी किसी न किसी तरह जस्टिफाई कर रहे थे। अब आने वाले दिनों में मजीद ये पता चलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब के पास आज का ही दिन है और आज के दिन में वो क्या क्या करते हैं, इस हवाले से वज़ारत कानून बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें जराए बता रहे हैं कि कोई वहां पे भी समरी हो सकती है, लेकिन दूसरी जानब जो एक बार इमरान खान साहब पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लगा दिया है कि वो कोई
भी इस तरह का इकदाम नहीं करेंगे कि जो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या आउट ऑफ वे हो, तो वो एक अगर तो वो जो है रुकावट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से ना लगाई गई होती तो फिर तो जो जराए बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने बहुत कुछ और सोचा हुआ था जिसको वो सरप्राइजेस का नाम दे रहे थे। लेकिन दूसरी जानब अब इसके बावजूद भी वजीर आजम इमरान खान अपने वोटर के लिए और अपने जो आइंदा इलेक्शन में वो जाएंगे उसमें बेचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मवाद आज के दिन जो वो 7:15 बजे कौम से खिताब कर रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ला रहे हैं जो आने वाले दिनों में वो सेल कर सके। अच्छा ओन, क्योंकि आप ग्राउंड में मौजूद थे, आपने तमाम चीज़ें खुद कवर भी की हैं कल होने वाली अहम कार्रवाई में, तो आप ये बताइएगा जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि उस मरासले के ऊपर जो हमारा जो बुनियादी जो नुक्ता था उसको तो देखा ही नहीं गया। हम ये कहते रहे कि इन कैमरा समात कर लें, आपने वो भी नहीं की, तो फिर उस बुनियादी नुक्ते को बगैर सुने आपने फैसला जारी कर दिया। जी देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है। ये चीजें ट्रायल कोर्ट में होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल जो सवालात पूछे वो बड़े इंपॉर्टेंट सवालात थे, जिनमें एक ये था कि आया कासिम सूरी उस इजलास में मौजूद थे। वजीर खारजा जो पार्लिमानी इजलास हुआ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पार्लिमानी कमेटी है उसका जो इजलास हुआ उसमें जो सवालात पूछे गए उनका कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा सका। वजीर खारजा उसमें मौजूद नहीं थे और फिर एक मौके पे जो वकील हैं इनकी तरफ से नईम बुखारी साहब, उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो रियल नहीं है, तो अदालत ने कहा कि आप रियल डॉक्यूमेंट पेश करें। तो ये वाज़े तौर पे अदालत ने कुछ ऑब्जर्वेशन जरूर दी हैं इस हवाले से। और दूसरी जानब आपने देखा कि सिक्योरिटी जराए से नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें मुसलसल गर्दिश करती रही कि जनाब अली कोई हमें इसमें गद्दारी या इसमें हमें कोई इस तरह का इक़दाम नजर नहीं आया जिसके हवाले से ये कहा जाए कि बैरूनी कोई हाथ मुलवस था। तो आल तो के लाजमी बात है, हुकूमत ने कोई मौक़िफ़ तो लेना है, उन्होंने किसी तरह तो जस्टिफाई करना है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के उन समेत 5 मुअज़्ज़ज़ तरीन जज बैठे हुए थे, उन्होंने एक एक चीज को जो ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपोजिशन को सुने बगैर किस तरह उन्हें गद्दार करार दे सकते हैं। आपने बगैर उन्हें सुना नहीं, आपने उन पे इल्जाम लगा दिया और इस बिना पे आपने जो है कहा कि जी हम इजलास भी मुलतवी करते हैं। तो ये सारी वो चीजें थी। तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ये जितनी समाज चलती रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ा कीनली देखता रहा है। चीफ जस्टिस ने पहले दिन ही कहा था कि हम कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं देना चाहते, हम तमाम फ्रीक को सुनना चाहते हैं। इन फ्री कैन को सुनने के बाद फैसला दिया गया है। तो हुकूमत जो जस्टिफिकेशन दे रही है या फवाद चौधरी साहब जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो अपनी स्किन को सेव करने के लिए और अपना जो डाई हार्ड वोटर है उसको एक बयानिया देने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जराए ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जा सकते हैं जो इमरान खान साहब और उनके वज़रा जो हैं वो इस तनाज़र में देखे कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में उनको क्या फायदा देंगे। क्योंकि आज का दिन ही है, वज़ीर आज़म भी है, उनकी काबीना भी है और जब कल जो है इजलास होगा, वोटिंग हो जाएगी, वज़ीर आज़म इमरान खान भी रुखसत हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज क्या फैसला करते हैं 7:15 बजे जो वो खिताब करने जा रहे हैं उससे पहले क्या इक़दाम लेते हैं। तो जो सियासी पंडित हैं जो इमरान खान को बड़े करीब से जानते हैं, जो पाकिस्तान के सियासी मामलात को करीब से जानते हैं, उनका ये कहना है कि आज का दिन इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कल का दिन था जिसमें जजमेंट सामने आई है। सही। अच्छा फैसल, आप बताइएगा कि आप समझते हैं कि जिस तरह ओन ने भी बात की कि इमरान खान साहब के पास गवर्नेंस के हवाले से या महंगाई को उसके खात्मे के लिए आवाम को रिलीफ देने के हवाले से कोई ऐसी तो मेन चीज़ें थी नहीं। अब आप इसी समझते हैं कि इसी बयानी को इमरान खान साहब लेकर आवाम में भी जाएंगे कि देखें मेरी हुकूमत को एक साजिश के जरिए गिरा दिया गया? देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो मैं नवाज रजा साहब की एक बात, हमारे उस्ताद हैं नवाज रजा साहब सहाफत में, उनकी बात में एक जो है वो इजाफा करना चाहूंगा कि उन्होंने बात की कि शहबाज शरीफ जो है वो सख्त गिर हैं, लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम था या उन्होंने जानबूझकर वो नहीं कहा कि उनके साथ जो मुमकिन वजीर दाखिला होंगे वो होंगे राना सनाउल्लाह और वो ज्यादा उनसे सख्त गिर हैं और वो फौरी फैसले करने वाले हैं। इसके साथ साथ जहां तक बात है कि इमरान खान का बयानिया, उन्होंने जो बयानिया लिया था, जिन्होंने जो स्टांस लिया था वो पलटकर उन पे आ गया है। और शायद हकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर है वो बड़े वाज़े तौर पे कह चुके हैं कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो अगले दिन ही वो खत भी मंजर आम पर आएगा और उस हवाले से तहकीकात भी होंगी। यानी
पीटीआई ने जो एक जाल बुना था सियासी तौर पर, अब वो खुद उसमें फंस चुकी है और आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो उस हवाले से तहकीकात कराएगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने इतना बड़ा ये ड्रामा किया, उस हवाले से चाहे वो अपोजिशन में कुछ अफराद हों या हुकूमत में हो, दोनों अतराफ में से कोई भी हो, तहकीकात होनी चाहिए, गैर जानबदार तहकीकात होनी चाहिए और हकायक को सामने आना चाहिए। जहां तक बात है महंगाई की, आपने महंगाई की बात की, तो गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान महंगाई का ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर गया है। आम आदमी उससे बुरी तरह मुतासर हुआ है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है। ये कहते हैं कि कोरोना के दौरान इन्होंने इमदाद की, लेकिन वो इमदाद उस तरह लोगों तक नहीं पहुंची है, लोग अब भी रो रहे हैं। ये बात करते हैं हेल्थ कार्ड की, तो हाई कोर्ट में जाकर देखें, हाई कोर्ट में इस वक्त भी एक पिटीशन, जो एक खत लिखा गया चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मीनाल्लाह को, उसको उन्होंने पिटीशन में तब्दील किया कि एक आम आदमी के बेटे का पिंड में इलाज इंसाफ हेल्थ कार्ड पे नहीं हो सका था। ये वो सारी चीजें हैं जिन पे दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अमल दरामद ग्राउंड पे नहीं था। पिंड इस वक्त सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहां पर हेल्थ कार्ड की सहूलत मौजूद नहीं है, क्योंकि वेंडर्स को पेमेंट ही नहीं की गई। इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। जब ये बयानिया लिया जाएगा तो यकीनन बहुत सारे हकायक अभी सामने आने हैं, जो नई हुकूमत के क़याम के बाद सामने आएंगे, और उस हवाले से जो है वो पीटीआई को मुश्किलात जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेंगी, और उसके साथ साथ उनके लिए अपोजिशन करना इस वक्त ज्यादा मुश्किल होगा। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल दोबारा निकलती कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होते हैं, तो फिर भी पीटीआई के लिए जो है वो मसाइल होंगे। सही। अच्छा नवाज रज़ा साहब, आप ये बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि बेहतर तरीका क्या होगा आने वाली, जो अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और उस सिचुएशन के बाद जो हुकूमत बनती है उसको फ़ौरन इंतखाबात की जानिब वो जाएंगे, या फिर वो जो बकिया जो मुद्दत है उसको मुकम्मल करेंगे, जो इस्लाहात वो बार बार कह रहे हैं वो करेंगे, और वो मुद्दत मुकम्मल करने के बाद ही इंतखाबात अनाउंस करेंगे? देखिए, एक लिहाज से तो बड़ी बड़ी वाज़ेह बात है कि इमरान खान साहब अपने तमाम सियासी कार्ड्स खेल चुके हैं। सही। वो अपने तमाम जो सरप्राइज है वो लोगों को दे चुके हैं। अब एक ही सरप्राइज रह गया है, आज रात को वो इस्तीफा दे दें। एक सरप्राइज यही रह गया है कि वो असम्बलियां छोड़ दें। इसके अलावा आप वो कर क्या सकते हैं? उसको कौमी असम्बली के अंदर कोई गैर आईनी या मजीद इकदाम करने की कोई इजाजत नहीं होगी। अब रही बात कि नई हुकूमत आती है, नई हुकूमत भी इसी तरह की एक कमजोर हुकूमत होगी कि जिस तरह की इमरान खान की हुकूमत मुल्क के बहुत से लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 3-4 बड़ी छोटी छोटी जमातें जो थी उनको शामिल किया गया था। लेकिन ये इत्तेहाद इसलिए कायम रहेगा, इमरान खान के खौफ की वजह से कायम रहेगा। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि कल बिखर जाएंगे ये लोग, नहीं बिखरेंगे, ये इमरान खान साहब की वजह से इकट्ठे रहेंगे। लेकिन एक बात यह है कि जो एजेंडा इमरान खान साहब के पास था कि इंतखाबी इस्लाहात करेंगे और बहुत सी और तब्दीलियां करेंगे, वो ये हुकूमत करेगी। और उनके बहुत से इकदाम जो उन्होंने कर रखे थे, जिनको वो अमल दरामद नहीं करा सके, उन पर सब पानी फेर दिया जाएगा। नए सिरे से उजरत के साथ, तेजी के साथ सारा काम मुकम्मल होगा। और जब ये हुकूमत महसूस करेगी कि हमने अवाम को कुछ रिलीफ भी दे दिया है और हमने इंतखाबी इस्लाहात भी कर ली है, इससे आम इंतखाबात में जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब ने इस्तीफा दे दिया असम्बलियों से, तो फिर तो वो जो उसकी मुद्दत है उसके अंदर अंदर इंतखाबात करना जरूरी हो जाएंगे। और फिर मुमकिन है कि ये हुकूमत 1.5 साल के लिए मजीद चल जाए, फिर तो ये जल्दी इंतखाबात भी ना कराएं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब की सियासी हिकमत अमली पर। उन्होंने 2014 में इस्तीफे दिए, उस वक्त की हुकूमत नहीं चाहती थी कि उनके इस्तीफे कबूल हो, इसलिए वो लटकाए रखा और उसके उन्होंने पैसे भी ले लिए, इस्तीफे की मुद्दत का भी उन्होंने एंजॉय कर लिया। अब की बार अगर उन्होंने ये गलती की तो इसका उन्हें सियासी भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो ये बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करेंगे, बेपनाह इस वक्त वो माजराई पाई जाती है। किसी सूरत में भी हुकूमत उस वक्त की जो होगी इमरान खान को बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके ये जो चाल चलन है या ये उनके जो नखरे हैं कि कभी इस्तीफा दे दें, कभी कुछ कर दें। देखें, ये तारीख का एक फर्क है। एक बाप था, इमरान खान 4.25 साल आए, अगर वो कुछ डिलीवर करके जाते तो आज उनके लिए लोग वाह वाह कर रहे होते। मुझे भी इस बात की खुशी होती, मैंने 93 में इनको बहुत करीब से देखा था जब ये पहली बार पॉलिटिक्स में आए थे। लेकिन 22-24 साल के बाद जब वो यहाँ तक पहुंचे, कि ना तो वो 50 लाख मकान दे सके, वो जैसे पहले मुझे मेरे दोस्तों ने ये बात की है, ना ही वो 1 करोड़ नौकरियां दे सकी, यहाँ तो 3-3 करोड़ में डीसी लगते रहे।
ये तो बात अब रिकॉर्ड बात कही गई है कि यहाँ पर SHO लगाने के पैसे वजीर आला की सतह पर लोग लेते रहे। ये अगर इस तरह की बातें होती रही हैं तो फिर इससे मतलब बड़ा एक खौफनाक बातें हैं। अगर वजीर आजम के पास ऐसे लोग, कोई टीम ही नहीं थी, ऐसे लोग आगे थे 28 गिरे कि जिन्होंने पाकिस्तान में लूट मार शुरू कर दी थी, ये कभी तो हमने कभी नहीं सुना था। लोग माजी की हुकूमतों में भी इल्जाम लगाते हैं, लेकिन इतने दीदा दिलेरी से कोई लूट मार नहीं करता जिस तरह यहाँ हुई है। लूट मार इसलिए हुई कि लोग पैसे लेकर आते थे, फिर पैसे आगे लेते थे, लेकिन एक वजीर आजम का जब हुक्म नहीं आगे अमल दरामद होता है, इसका मतलब है कि जो आदमी यहाँ लगा है वो माफिया की सरपरस्ती करता है। माफिया की सरपरस्ती की वजह से तो महंगाई हुई है। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई जाकर मार्केट में खड़े होकर सुबह अफसर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है कि आप चीजें महंगी क्यों बेच रहे हैं। आप देखेंगे अभी आपके सामने है कि अभी इस वक्त हमारी हुकूमत इल्तवा में पड़ी हुई है। बजायर तो अभी इमरान खान साहब भी बैठे हुए वज़ीर आज़म हाउस में, डॉलर 190 से ऊपर चला गया, और वो जो कहा जाता था कि 200 तक चला जाएगा, अगर 5-7 दिन और इमरान खान साहब रहे ये डॉलर फिर 200 तक चला जाएगा, फिर महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी हर रोज। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। चूंकि वक्त कम है, मैं चाहता हूं कि दीगर भी नुकात के ऊपर बात कर ली जाए। फैसल हकीम साहब, आप ये बताइएगा, जिस तरह से नवाज रजा साहब ने माशी पॉलिसीज के हवाले से बात की है, आप समझते हैं कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब होने के बाद जो भी हुकूमत बनेगी, कौमी हुकूमत इसको कह रही है, तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक इक़्तिदार अपना बनाएंगे, उसमें उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितनी भी जो माशी पॉलिसीज़ हैं, डॉलर आज कहाँ पहुँच चुका है, अशया खुरानोश की जो कीमतें हैं वो कहाँ पर पहुँच चुकी हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर वो मकबूल फैसले करते हैं जो आवाम की हिमायत में ही जाएंगे, तो उस सूरत के अंदर मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुँचेगा। अगर वो गैर मकबूल फैसले करते हैं तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब उन्हीं फैसलों को लेकर आवाम में भी जाएंगे और कैश करेंगे कि देखें मुझके ऊपर, मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, उसके बावजूद मैंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम रखा है, कम रखा है, लेकिन इन्होंने देख लें कि ये जो रिलीफ की बातें करते थे, इन्होंने तो महंगाई कर दी है। तो आप समझते हैं कि ऐसा बयानिया भी मिल जाएगा इमरान खान साहब को? देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हुआ है, उसमें तकरीबन गुज़िश्ता 2 दिनों में जो पाकिस्तान पर कर्जे हैं उनमें 1200 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। इस हवाले से अगर आप कहते हैं कि माशी पॉलिसी, तो माशी पॉलिसी के हवाले से जो मुतहदा अपोजिशन की हुकूमत अगर बनती है तो उसको काफी मुश्किलात होंगी, लेकिन इसके साथ साथ उनके पास तजर्बा जरूर है। वो माजी में भी इस तरह के हालात का मुकाबला कर चुके हैं। तो यकीनन ये उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज आएंगी जो मुल्क में माशी इस्तेहकाम को लाएंगी, और उसके साथ साथ अवाम को रिलीफ करने फराहम करने के हवाले से भी कुछ फैसले होंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें वक्त दरकार होगा। और जहां तक बात है कि अगर वो अवाम को रिलीफ देते हैं तो उससे जो है वो मुल्की खजाने पर मनफी असरात मरतब होंगे, तो यकीनन इस हवाले से भी कोई ना कोई हिकमत अमली अपोजिशन के पास जरूर होगी। अगर ऐसी ना होती तो वो इतना बड़ा जंप ना लेते कि वो तहरीके अदम एतमाद लेके आए, क्योंकि अपोजिशन ने गुज़िश्ता 4 साल के दौरान जिस को मेन पॉइंट बनाकर रखा है वो है महंगाई और बेरोजगारी की वजह से ही जो इमरान खान साहब का वोट बैंक है उस पर भी मनफी असरात मरतब हुए हैं। और अगर अपोजिशन भी इसको कंट्रोल ना कर सकी और फौरी तौर पर कुछ ऐसे इकदाम ना कर सकी तो ये उनके लिए भी जो है वो एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है आइंदा इंतखाबात में। अभी की जो सूरत हाल है, जो बात की आपने पेट्रोलियम मसनूआत को कि उसकी जो कीमतें जो है वो मुंजमद कर दी गई और ये कहा गया कि जून तक नहीं बढ़ाई जाएगी, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए, जो नई आने वाली हुकूमत है, कि 4 महीने का जो सारे का सारा सब्सिडी दी गई वो इजाफा भी करना पड़ेगा या उसको इन्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन IMF की तरफ से जो मुअत्तल की गई पाकिस्तान के ग्रांट्स, उस हवाले से भी मुज़ाकरात अभी होने हैं, और इसके साथ साथ अपोजिशन कोशिश करेगी कि कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं कि अवाम को किसी हद तक रिलीफ जरूर फराहम किया जाए, ताकि उन पर जो माशी बोझ है, जो महंगाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए, कुछ अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को नीचे लाने के लिए फौरी इकदाम अपोजिशन की तरफ से मुतवक्को है, और ये जरूरी भी है ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। अच्छा, और इसी नुक्ते के ऊपर मैं आपसे भी आपकी आरा लेना चाहूँगा। क्या समझते हैं कि जिस तरह से एक तज्जिया तो ये भी किया जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब को मुद्दत मुकम्मल करने दी जाती तो अच्छा था, लेकिन अब चूँकि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो तमाम इस दौरान का जो अरसा है, जो टेन्योर है, उसमें बड़ी अच्छी वो कंपेयर रन कर सकते हैं। अगर ऐसे फैसले किए गए माशी हवाले से, जो आने वाली नई हुकूमत होगी उसको बड़े अच्छे तरीके से कैश कर सकेंगे। और ये आप खुद भी जानते हैं, आप खुद कवर करते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा नैरेटिव बना लेते हैं इमरान खान साहब आवाम के अंदर।
देखिए रजा, अपोजिशन इत्तेहाद में 3 बड़ी जमातें शामिल हैं। बाकी छोटी जमातें तो बेसिकली 11 जमातों के इत्तेहाद था जब पीडीएम का था और पीपल्स पार्टी फिर उसमें से जुदा हो गई। अभी बात करें तो 3 बड़ी जमातें जो हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम भी हैं। तो ये तीनों जमातों के जो कायदीन हैं ये पिछली कई दहाइयों से सियासत कर रहे हैं, सियासत की राह गुजर में मौजूद है। तो इन्होंने ये जो फैसला किया है ये किस तरह बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है। मैं जरा जो मेरी मुख्तलिफ जराए से अपोजिशन से बात होती रही है वो इसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब कुछ इस तरह के जो है वो गैर कानूनी इक़दाम करवाते रहे पार्लियामेंट से। उन्होंने एक दिन में 50 से जायद जो है वो बिल मंजूर करवाए, जिसमें ईवीएम समेत बहुत सारे ऐसे बिल थे जिन पे जो है बिल्कुल आप ये कहें कि वो पंजाबी में मुझे एक साबिक वजीर ने नून लीग के कहा कि रूला फेरा गया। तो वो ये चाहते हैं कि इन चीजों को दोबारा अगर इसी अंदाज में जो इस वक्त कानून साजी है, इस तरह इलेक्शन होता है तो वो फिर उनके लिए बड़े मसाइल पैदा करेगा। और इमरान खान साहब ने अपने फायदे के लिए ये कानून साजी करवाई है। ये जितना एक सिलसिला शुरू किया गया, 50 से जायद कानून एक दिन में मंजूर करवाए गए, अपोजिशन बार बार पॉइंट आउट करती रही, चैलेंज करती रही, वोटिंग करवाने का कहती रही, लेकिन उसी अंदाज में जिस तरह कासिम सूरी साहब ने ये 3 तारीख को जो है अप्रैल को एक रूलिंग दी, उसी अंदाज में वो उसे मंजूर करवाते चले गए। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अपोजिशन उसको दोबारा बदलती नहीं है या उस हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाती है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़्तिदार में रहने से, उनकी पार्टी के इक़्तिदार में रहने की वजह से मुमकिन नहीं थे, तो फिर अपोजिशन के लिए 2023 का जो इलेक्शन था उसमें इतने ज्यादा मसाइल थे कि अपोजिशन शायद उनके साथ निपट ना सकती। इसलिए ये तीनों बड़ी पार्टियां भी आपस में इकट्ठी हुई हैं। दूसरी एक अहम अपॉइंटमेंट होने जा रही है नवंबर में। उस हवाले से भी अपोजिशन इत्तेहाद के लोग हमें बताते हैं कि उस हवाले से भी अपोजिशन को ये ख्याल था कि अगर इमरान खान इक़्तिदार में रहते हैं तो फिर शायद उनके लिए जो है, क्योंकि नवंबर में इमरान खान इक़्तिदार में होंगे तो उनके लिए चीजें बहुत लेट हो जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बिहाइंड द सीन, कुछ हम ऑन एयर डिस्कस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जो अपोजिशन की माइंड में थी, उनकी स्ट्रेटेजी में शामिल थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये इक़दाम उठाया। और आप देखें कि बड़ी भरपूर तरीके से ये इक़दाम उठाया गया, पूरी फुल फ्लैज जो है वो कोशिश की गई। इससे पहले जब हम देखते रहे तो उस वक्त हमें जो आपके हाफ हार्टेड कोशिश नजर आती थी, नून लीग इस्तीफों की बात करती थी, पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की बात करती थी, मौलाना जो है वो धरनों की बात करते थे, और फिर मौलाना ने पहले दिन से ये कहा कि हमें जो है वो हलफ नहीं उठाना चाहिए। तो ये जो एक पेज पे अपोजिशन सारी आई है, इसकी वजह यही है कि अपोजिशन को ये नजर आ रहा था कि अगर हम अब भी एक पेज पे नहीं आते, इमरान सरकार को नहीं हटाया जाता, तो फिर मुस्तकबिल की जो सियासत है उसमें उनका किरदार मखदूश नजर आ रहा। और आप समझते हैं कि अपोजिशन ये भी सोची है कि हुकूमत में आने के बाद नैब कानून में तरमीम करेंगे या इसके खात्मे की बात वो कर रहे हैं? जी देखिए, जो अपोजिशन के लोगों से हमारी बात हुई है वो अमूमी तौर पे शाहिद खान अब्बासी या दीगर लोग कहते हैं कि हमारी ये आप कहें कि गलती रही है कि हमने पहले नैब के हवाले से कोई इक़दाम नहीं उठाया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही या नून लीग की रही। लेकिन आप एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, वो चेयरमैन नैब जो अपोजिशन के बड़े बड़े रहनुमाओं पे, साबिक वज़राए आज़म पे नून लीग और पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक था, उनके खिलाफ इक़दाम उठाते रहे, वो अभी एक एक्सटेंशन पे मौजूद है। और पास कानूनी राय देने वाले और कानून को बड़ी करीब से देखने वाले वकला का, सीनियर कानूनदानों का ये कहना है कि जो नैब ऑर्डिनेंस 2002 था उसमें कहीं एक्सटेंशन का जिक्र नहीं है। एक्सटेंशन पे नैब का चेयरमैन रह नहीं सकता, और ये जो अपूरी चेयरमैन चले आ रहे हैं ये लीगली तौर पे दुरुस्त नहीं है। तो ये बड़ी चीजें होंगी जो जब अपोजिशन इक़्तिदार में आएगी तो उसके बाद उसके सामने आएंगी। चेयरमैन नैब की जो अपूरी है या कायम मकाम है या ये कि एक्सटेंशन, अभी तक उनका कोई लीगल, आप ये कहें किसी लीगल फ्रेमवर्क में वो नहीं आ रहे, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और आया वो जैसे ही कल जो है वो अदम एतमाद कामयाब होगी, उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन के मुतफिक उम्मीदवार है वो एतमाद का वोट लेंगे, 172 का फिगर जैसे ही। ठीक है, ओन शराजी, फैसल हकीम, नवाज रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।